हेलो दोस्तों, ब्रजेश चंद्रा लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, प्रस्तुत वीडियो में हम लोग राजपूतों की उत्पत्ति इस विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और इससे संबंधित प्रश्न प्रारंभिक और मुख्य दोनों ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए इसे देखते हैं। यूपीएससी के सिलेबस में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि ओरिजिन एंड राइज ऑफ राजपूताज। तो दोस्तों, इस विषय से, इस टॉपिक से जो मुख्य परीक्षाओं के प्रश्न बनते हैं, जो अक्सर पूछे जाते हैं, पहला कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मतों की समीक्षा करें, और दूसरा कि राजपूतों का उदय पूर्व मध्यकालीन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रक्रिया थी, इस कथन की समीक्षा करें। दोस्तों, अन्य सभी प्रश्न इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द बनाए जाते हैं या पूछे जाते हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं। सबसे पहले हम लोग राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मतों की समीक्षा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल अथवा पूर्व मध्यकाल में समाज में कई जातियां और इनकी उपजातियां अस्तित्व में आई थीं। इन जातियों में राजपूत एक प्रमुख जाति थी, जिसने प्राचीन क्षत्रियों का स्थान लिया और स्वयं को शासक वर्ग के रूप में स्थापित किया। इनकी 36 श्रेणियों का उल्लेख प्राप्त होता है। राजपूत जाति की उत्पत्ति विद्वानों के बीच काफ़ी विवादास्पद विषय है। इनकी उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मतों का प्रतिपादन किया गया है। जो प्रमुख सिद्धांत हैं या जो मत दिए गए हैं, उनमें पहला है कि राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा अग्निकुंड का सिद्धांत अर्थात स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, तीसरा जनजातीय पृष्ठभूमि, और चौथा पूर्व मध्ययुगीन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रक्रिया का सिद्धांत। तो ये विभिन्न मत हैं। अब हम लोग इस वीडियो में इन प्रत्येक मतों की समीक्षा करेंगे। सबसे पहले हम लोग राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, इस मत को देखते हैं। तो हुनों एवं गुर्जरों, इन पर काफ़ी अनुसंधान हुए हैं। तो जो अनुसंधान हुए हैं हुनों और गुर्जरों को, उनको केंद्र में रखकर विद्वानों का एक वर्ग राजपूतों को हून, पहलव, शक, कुषाण सदृश विदेशी जातियों से संबंधित मानते हैं। इनके अनुसार मौर्योत्तर काल से ही इन विभिन्न विदेशी जातियों ने समय समय पर भारतीय समाज में प्रवेश किया तथा इन्हें निम्न कोटि के क्षत्रिय का दर्जा देकर वर्ण व्यवस्था में शामिल कर लिया गया। जैसा कि आपको पता है, कालांतर में यही विदेशी वर्ग राजपूत कहलाया। इस मत का जो आधार है वह यह है कि इन विभिन्न विदेशी जातियों तथा राजपूतों में नस्ल एवं रीति रिवाजों की समानता बताई जाती है। जैसे अश्वमेध यज्ञ करना, अश्व एवं अस्त्र शस्त्रों की पूजा, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में समानता। तो ये कुछ गुण बताए जाते हैं जो इन विदेशी जातियों में और राजपूतों में समान हैं। लेकिन राजपूतों को विदेशी मानने वाले मत की कमी यह है कि गुर्जरों को भी हुनों के समान विदेशी माना गया है, और यह बताया जाता है कि गुर्जर भी हुनों के साथ भारत आए थे और राजपूताना में बस गए। लेकिन किसी भी स्रोत में उनका उल्लेख एक साथ नहीं है। हुनों और गुर्जरों को अलग अलग ही उनका उल्लेख साहित्यों में मिलता है। तो हुन अगर विदेशी थे भी तो गुर्जरों के विदेशी होने के प्रमाण नहीं मिलते हैं। दूसरा कि दो विभिन्न जातियों में गुणों का विकास बिना उनके आपसी संपर्क के स्वतंत्र रूप से भी हो सकता है। इस प्रकार गुणों की समानता के आधार पर राजपूतों को विदेशी बताया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। तीसरा
कि स्मृतिकारों द्वारा, जो स्मृतियों की जिन्होंने रचना की, उन्होंने भारत आने वाली विदेशी जातियों को या तो निम्न कोटि के क्षत्रिय या शूद्र का दर्जा दिया था, जबकि गुर्जर ब्राह्मणों का भी उल्लेख मिलता है। तो यह सिद्धांत या यह मत जो है इस तथ्य को साबित नहीं कर पाता कि फिर गुर्जर ब्राह्मण कैसे थे। इस प्रकार सभी राजपूत जातियों को विदेशी मानना सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अग्निकुंड सिद्धांत, जिसे स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है, इस पर चर्चा करते हैं। तो विद्वानों का एक वर्ग राजपूतों को स्वदेशी मानता है तथा इनका संबंध प्राचीन वैदिक परंपरा के क्षत्रिय एवं ब्राह्मण वर्ण से जोड़ता है। इस मत का आधार यह है कि वंशक्रम का उल्लेख करने वाले राजपूत कालीन अभिलेखों में शासकों ने स्वयं को पौराणिक क्षत्रिय वंशों अर्थात सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इनसे स्वयं को संबद्ध किया है। दूसरा कि इसका अन्य प्रमुख आधार चंदबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासों में उल्लिखित अग्निकुंड मिथक को बताया जाता है, जिसके अनुसार ऋषि वशिष्ठ के अग्निकुंड से प्रतिहार, चौलुक्य, परमार एवं चौहान इन चार राजपूत जातियों की उत्पत्ति हुई थी और इन चार राजपूत जातियों की उत्पत्ति यज्ञों की सुरक्षा हेतु की गई थी। तो इस प्रकार राजपूतों को स्वदेशी बताया जाता है। थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ यह कहानी पद्मगुप्त परिमल के नौसा हसांक चरित, सारंगधर के हम्मीर रासो, सूरजमल मिश्रण के वंश भास्कर तथा बेदला के चौहानों के सिसाना अभिलेख में पाई जाती है। दोस्तों, यह तथ्य जो है अग्निकुंड मिथक से संबंधित, यह प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऋषि वशिष्ठ के अग्निकुंड से चार राजपूत जातियां प्रतिहार, चौलुक्य, परमार और चौहान ये अस्तित्व में आई थीं और इसका आधार है पृथ्वीराज रासो जो चंदबरदाई द्वारा रचित है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार अभिलेखीय प्रमाणों के आधार पर कुछ राजपूत जातियों को ब्राह्मण भी बताया गया है। जैसे भंडोर के प्रतिहार ब्राह्मण को हरिश्चंद्र के क्षत्रिय पत्नी भद्रा की संतान बताया गया है। चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है। तो उपरोक्त तथ्यों को आधार बनाकर राजपूत जाति का संबंध प्राचीन वैदिक क्षत्रियों एवं ब्राह्मणों से बताया जाता है। अग्निकुंड मिथक को राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का समर्थन करने वाले विद्वान भी प्रमुखता से उद्धृत करते हैं तथा तर्क देते हैं कि विदेशी जातियों को अग्नि के द्वारा शुद्ध कर भारतीय समाज में शामिल किया गया था। लेकिन इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी यह है कि अभिलेखीय प्रमाणों में इन विभिन्न राजपूत वंशों के प्राचीनतम स्तर का वर्णन नहीं है। अधिकांशतः राजपूत वंशों की स्थापना के 100 से 150 वर्षों के पश्चात के संबंधित अभिलेखों में ही ऐसे प्रमाण मिलते हैं। ऐसी स्थिति में प्रशस्तिकारों द्वारा राजाओं के वंश को गरिमा प्रदान करने का प्रयास ही माना जा सकता है। जहाँ तक अग्निकुंड मिथक की बात है, इसे 16वीं सदी की उपज माना जाता है, क्योंकि पृथ्वीराज रासो की मूल प्रतियों में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण मत है वह है राजपूतों की जनजातीय पृष्ठभूमि। तो एक अन्य मत के अनुसार राजपूतों को गोंड, भर, खरवार सदृश जनजातीय समूहों से संबद्ध किया जाता है। इसके अनुसार कबायली क्षेत्रों में वर्ण व्यवस्था के प्रसार से कबायली समाज स्तरीकृत हुआ। इसमें भी ब्राह्मण एवं क्षत्रिय जैसे नए शासक वर्ग अस्तित्व में आए। क्षेत्र विशेष में मजबूत आर्थिक आधार के कारण जनजातीय प्रमुखों ने राजनीतिक संगठन कायम किया। कालांतर में ये राजपूत कहलाने लगे। चंदेल, राठौर, गढ़वाल आदि राजपूत प्रशासन में सजातीय राजतंत्र की उपस्थिति भी इनकी कबायली पृष्ठभूमि को पुष्ट करती है। तो यह जो सिद्धांत है, इसके अनुसार
जब कबायली क्षेत्रों को प्रशासनिक नियंत्रण में लाया गया तो वहाँ भी वर्ण व्यवस्था का प्रचार प्रसार हुआ और इससे कबायली समाज भी स्तरीकृत हुआ, अर्थात समाज में विभाजन हुआ और ब्राह्मण क्षत्रिय जैसे वर्ग जो है सो नए वर्ग अस्तित्व में आए और वहाँ के शासक वर्गों ने, कबायली शासकों ने स्वयं को बाद में कालांतर में राजपूत वे कहलाने लगे। इस सिद्धांत के अनुसार आगे बढ़ते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जो नवीन अनुसंधान हुए हैं उसके आधार पर एक नए मत का प्रतिपादन किया गया है और इसे पूर्व मध्ययुगीन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रक्रिया माना गया है। इसे देखते हैं तो नवीन अनुसंधानों के आधार पर एक अन्य सिद्धांत का विकास हुआ है जो राजपूतों की उत्पत्ति को एक पूर्व मध्ययुगीन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रक्रिया मानता है। इस मत के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति का संबंध अनेक नवीन जातियों की संरचना, क्षत्रिय स्तर प्राप्ति के लिए इच्छुक वंशों का उदय, सामाजिक संबंधों में स्थानीयता पर बल आदि कारकों से जोड़ा जाता है। नए क्षेत्रों के उपनिवेशीकरण की बहुलता तथा कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के विस्तार जिसमें भूमि अनुदानों की विशेष भूमिका रही, इसके चलते अनेक नए राजवंशों का उदय हुआ। सामाजिक गौरव एवं प्रतिष्ठा हेतु इन्होंने क्षत्रिय एवं ब्राह्मणों के आदर्शों को अपनाया तथा पौराणिक वंशों से स्वयं को संबद्ध किया। तो ये राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। इन विभिन्न मतों की समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि कोई भी एक मत राजपूतों की उत्पत्ति की सर्वमान्य एवं समुचित व्याख्या प्रस्तुत नहीं करता है। फिर भी राजपूतों की उत्पत्ति को एक प्रक्रिया के रूप में देखना ही ज़्यादा उचित प्रतीत होता है। इस दृष्टिकोण से राजपूत जाति को विभिन्न वर्णों एवं विदेशी तथा देसी जातियों का सम्मिलित प्रतिनिधि मानना ही तर्कसंगत है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग राजपूतों की उत्पत्ति की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, नवीन अनुसंधानों से संकेत मिलता है कि राजपूतों का किसी वर्ण या जाति विशेष से संबंध नहीं था, बल्कि राजपूत कई वर्णों एवं जातियों का सम्मिलित रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि राजपूतों की उत्पत्ति पूर्व मध्ययुगीन एक व्यापक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रक्रिया के अंतर्गत हुई थी। इसके प्रेरक कारकों में नवीन जातियों की संरचना, क्षत्रिय स्तर प्राप्ति के लिए इच्छुक वंशों का उदय, सामाजिक संबंधों में स्थानीयता पर बल जैसे प्रमुख कारक थे। इस प्रक्रिया को हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग राजपूतों की उत्पत्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हैं। तो राजपूतों की उत्पत्ति के सामाजिक पहलू को जात्युपकर्ष अर्थात नीची जाति से ऊंची जाति में परिवर्तन तथा जात्यापकर्ष ऊंची जाति से नीची जाति की स्थिति, ये जो सामाजिक प्रथा थी, इसके संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, जब कोई व्यक्ति नीची जाति से ऊंची जाति की स्थिति प्राप्त कर लेता था तो इस प्रथा को जात्युपकर्ष की प्रथा कही गई है, और जब कोई व्यक्ति ऊंची से नीची जाति की स्थिति प्राप्त कर लेता था तो इसे जात्यापकर्ष की स्थिति कहा गया है। तो इस जात्युपकर्ष एवं जात्यापकर्ष का प्रावधान मनु एवं याज्ञवल्क स्मृतियों में मिलता है। मनु एवं याज्ञवल्क स्मृतियों के भाष्यकार जो हैं वो भी इस प्रथा को मान्यता प्रदान करते हैं। तो किसी भी वर्ण या जाति के व्यक्तियों या परिवारों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने और 2 से 4 पीढ़ियों के अंतर से उनके वर्ण या जाति की स्थिति में परिवर्तन हो जाने के कई उदाहरण साहित्यों में प्राप्त होते हैं या अभिलेखों में प्राप्त होते हैं। जैसे कदम्ब वंश के ब्राह्मण मयूर शर्मा के वंशज 213 वर्षों के पश्चात वर्मन क्षत्रिय के रूप में स्थापित हो गए थे। जैसा कि आपको पता है कि वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण सर्वोच्च वर्ण माना जाता है
और क्षत्रियों का स्थान दूसरा अर्थात इसके बाद का, इससे नीचे का होता है। तो यहाँ ब्राह्मणों का क्षत्रियों में परिवर्तन हुआ, रूपांतरण हुआ। तो यह जात्यापकर्ष का एक उदाहरण है। इसी प्रकार 337 ईस्वी के एक प्रतिहार अभिलेख में प्रतिहार ब्राह्मण एवं क्षत्रिय की उत्पत्ति का संबंध हरिश्चंद्र ब्राह्मण की 2 पत्नियों, एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय के संदर्भ में किया गया है। जबकि 861 ईस्वी के एक अन्य प्रतिहार अभिलेख में जो वंशावली दी गई है, उस वंशावली में ब्राह्मण पत्नी का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार प्रतिहार ब्राह्मणों ने क्षत्रिय की स्थिति को प्राप्त कर लिया, अर्थात उनका जात्यापकर्ष हुआ। तो इस प्रकार जात्युपकर्ष एवं जात्यापकर्ष का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए विभिन्न वर्णों एवं जातियों ने क्षत्रिय स्तर को प्राप्त कर लिया होगा, जिन्हें राजपूत कहा गया है। आगे बढ़ें। अब हम लोग राजपूतों की उत्पत्ति की आर्थिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे। तो इस प्रक्रिया के आर्थिक पहलू का संबंध भूमि दान की प्रक्रिया से जुड़ा प्रतीत होता है। वैसे बड़े एवं संपन्न भूसामंत जो राजा की अनुमति के बगैर भू अनुदान देते थे, केंद्रीय शक्ति की क्षीणता की स्थिति में, अर्थात जब केंद्रीय शासन कमजोर होता था, तो वे भी जो है सो शासन का अधिकार प्राप्त कर लेते थे। समय के साथ ऐसे समूहों ने भी क्षत्रिय की स्थिति प्राप्त कर ली एवं राजपूतों की श्रेणी में आ गए। तो यह राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में यह आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी है। अब राजपूतों की उत्पत्ति की राजनीतिक पृष्ठभूमि पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो राजनीतिक पहलू का संबंध कबायली क्षेत्रों के रूपांतरण से संबंधित प्रतीत होता है। इसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। पूर्व मध्यकालीन दस्तावेजों से ऐसे पर्याप्त संकेत मिलते हैं कि जनजातीय क्षेत्रों में वर्ण व्यवस्था का प्रचार प्रसार हुआ एवं नए नए ग्रामों की स्थापना हुई। इनसे एक अपेक्षाकृत विकसित अर्थव्यवस्था भी जुड़ी हुई थी। जैसे कक्कुक के 861 ईस्वी के घटियाला अभिलेख में जनजातीय क्षेत्र के उपनिवेशीकरण का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार चौहानों के राज्य का सपादलक्ष नाम भी ग्रामीण बस्तियों के विस्तार का संकेत देता है। तो ऐसा निश्चित रूप से संभव है कि जनजातीय क्षेत्रों में वर्ण व्यवस्था के प्रसार से वहाँ भी समाज स्तरीकृत हुआ और ब्राह्मण क्षत्रिय सदृश वर्ग अस्तित्व में आए। यद्यपि ऐसा परिवर्तन व्यापक स्तर पर न होकर कुछ परिवारों में ही घटित हुआ होगा। क्षेत्र विशेष में मजबूत आर्थिक आधार के कारण जनजातीय प्रधानों द्वारा राजनीतिक संगठन स्थापित कर लिया गया होगा। कुछ राजपूत जातियों जैसे चौहानों के प्रशासनिक ढांचे में सजातीय राजतंत्र की प्रथा भी इनकी जनजातीय पृष्ठभूमि को स्पष्ट करती है। हून एवं मेद 2 ऐसे राजपूत जातियां हैं जो निश्चित रूप से जनजातीय पृष्ठभूमि से राजपूत स्तर को प्राप्त की थीं। हून एवं मेद। इसी प्रकार चंदेल, राठौर आदि वंशों की उत्पत्ति गोंड, भर, खरवार आदि जनजातियों से हुई मानी जा सकती है। इसके अतिरिक्त इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ राजपूत जातियां विदेशी मूल की भी हैं, क्योंकि मौर्योत्तर काल से ही विभिन्न विदेशी जातियों ने समय समय पर भारतीय समाज में प्रवेश किया तथा अपने राज्य स्थापित किए। स्मृतिकारों ने इन्हें निम्न कोटि के क्षत्रिय का दर्जा देकर वर्ण व्यवस्था में शामिल कर लिया था। तो निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि राजपूतों की उत्पत्ति सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रक्रिया थी। इसमें विदेशी तत्वों के साथ साथ स्वदेशी जातियां भी थीं, परंतु एक बात तो निश्चित रूप से स्पष्ट है कि अधिकांश राजपूत जातियां वैदिक परंपरा के क्षत्रियों के बजाय नई शासक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिनकी जनजातीय पृष्ठभूमि थी। जहाँ तक इनके प्राचीन क्षत्रिय एवं ब्राह्मण वंशों से संबंध स्थापित करने की बात है, वह सामाजिक प्रतिष्ठा एवं गौरव प्राप्त करने के लिए किए गए थे। तो दोस्तों, राजपूतों की उत्पत्ति को एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रिया से संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है
तो इस अध्ययन सामग्री के आधार पर आप उस प्रश्न का आसानी से उत्तर दे सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।